हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर कॉमिक्स आधे इंसान, जो कि भेड़िया और इंस्पेक्टर स्टील का कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। बसंत ऋतु का स्वागत जंगल में किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता। जंगली बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं बसंत का। जंगली चाहे जानवर हो या जंगलवासी कबीले, सभी में एक नया उन्माद खुशी नजर आती है। प्रकृति दोनों हाथों से अपना सौंदर्य लुटाती है। जंगल हरियाली व फल फूलों से सराबोर हो उठता है। नाच उठते हैं मन व मयूर। आधे इंसान। बसंत, जिसकी एक विशेषता ये भी है कि जंगली जानवर और जंगलवासी सभी जोड़े बनाते हैं। हुम्फ, ग्रर। कुछ जंगली कबीलों में जोड़े बनाने का काम एक विशेष उत्सव में होता है, जिसमें होता है शक्ति परीक्षण, साहस परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। ग्रर। हैं। मगर किसी किसी कबीले में ये उत्सव सादगीपूर्ण ढंग से भी संपन्न होता है, जैसे कंकोरा कबीला। कबीले की युवती अपनी पसंद के किसी भी कबीले के ही युवक को चुनकर उसके गले में वरमाला डाल देती है। आज इस पर्व की एक और भी खास बात थी। आज इस पर्व की विशेष थी जैन, मगर उससे भी अधिक विशेष बात यह थी कि उसके हाथों में भी वरमाला थी। किसके लिए थी वरमाला? किसे अपना वर चुनने जा रही थी जैन? भेड़िया, जिसे विशेष रूप से आमंत्रित किया था कंकोरा सरदार कंकोला ने। इस पर्व का संपूर्ण आनंद ले रहा था भेड़िया। अपनी श्रद्धा के फूल बरसा रहा था वह उन नवविवाहित जोड़ों पर। मगर अचानक ही उसके सामने आ खड़ी हुई जैन, होठों पर हया की मुस्कान और हाथों में वरमाला लिए। जैन, तुम इस रूप में और यहाँ? हाँ, ये वरमाला किसी के गले में डालने के लिए मुझे इस रूप में सजना ही था। ओह, तो आज तुम भी चुन रही हो अपने लिए वर। कौन है वो खुशनसीब? तुम। जबरदस्त झटका लगा था भेड़िया के मस्तिष्क को जैन का जवाब सुनकर। दूसरे ही पल जैन की लचकती डाली सी नाजुक कलाइयाँ भेड़िया के सशक्त सख्त हाथों में कैद थी। नहीं, मैं नहीं जैन, मैं नहीं। मैं वो खुश नसीब नहीं हो सकता। अगर ये वरमाला तुम मुझे अपना संसार समझकर पहनाने आई हो, तो तोड़ डालो इस गुंदे हुए सपने को। जाग उठो उस नींद से जिसके ख्वाबों में मैं बस गया। भेड़िया स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी जैन। सरदार कंकोला के स्वर में आक्रोश भरा था। भेड़िया, तुम्हें जैन के प्यार को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। जैन इस पर्व में शामिल हुई है, उसने तुम्हें चुना है। उसके फैसले से इनकार करके तुम इस पर्व की गरिमा को चोट पहुंचा रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ सरदार कंकोला, बल्कि मैं एक प्रलय को रोकना चाहता हूँ। उस खूनी इतिहास को जिंदा नहीं करना चाहता मैं, जो मेरे भेड़िया पिता वुल्फा और मेरी मानव माता सुरविया के मिलन से लिखा गया था। एक मानव स्त्री और भेड़िया का मिलन न तब हो पाया था और न ही अब होगा। और अगर हमने इस नियम को बदलने की कोशिश की तो शायद वुल्फानो की तरह तबाह हो जाएगा ये जंगल भी। देवता के कहर से गुजरना पड़ेगा हम सबको। उसी पल जंगल थर्रा उठा गोलियों के धमाकों से। ये तो गोलियों के स्वर हैं। ब्रर्र। यानी जंगल में प्रवेश किया है पोचर्स ने। भेड़िया एक दिन तुम्हारे पास लौटेगा बेटी, ये मेरा विश्वास है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। मगर वह खूनी दृश्य देखने के बाद अब भेड़िया और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। ओह, तो गोलियां इन्हें खत्म करने के लिए चलाई गई थी। ऐसे अवसरों पर भेड़िया के लहू में जैसे ज्वार भाटा आ जाता था। तुम्हारी सांसें अभी चल रही हैं, मगर जानता हूँ कि सांसों की ये डोर कभी भी टूट जाएगी। जा रहा हूँ तुम्हारे परिवार की जिंदगी में मौत के अंधेरे भर देने वाले शैतानों की जिंदगियों का सूर्यास्त करने।
भेड़िया की सुर्ख निगाहें जमीन पर बने कई पाँवों के निशानों पर भी फिसलती चली जा रही थी। जल्दी ही उन पाँवों के निशानों से होती हुई उसकी खूंखार निगाहें वहां तक जा पहुंची। यही है वो हत्यारे, मगर ये पोचर्स नहीं है, क्योंकि अगर ये पोचर्स होते तो सिंह फैमिली को इस प्रकार वहां न छोड़ आते, बल्कि उनकी खाले साथ लेकर चलते। तो फिर कौन लोग हैं ये? ढूंढो, पैराशूटों से बंधे वो 5 बैग हमने यहीं पर गिराए थे, वो हमें यहीं पर मिलेंगे। निसंदेह वो सही लोग नहीं थे, उनकी वहाँ मौजूदगी रहस्यमयी थी। ब्लैक डॉग, वो देखो। गुड। ब्लैक डॉग एक यहाँ है। थोड़ी ही देर में 5 बैग उन्होंने ढूंढ निकाले। फिर वे बैग लेकर एक गुफा तक पहुँचे। अपने ज़िले को एक पृथक राज्य का दर्जा दिलवाने की जंग हम यहीं से छेड़ेंगे। ये विशाल गुफा हमारा हेडक्वार्टर होगी। इन बैगों में भरी गनें, रॉकेट लॉन्चर, आरडीएक्स और गोला बारूद आतंकवाद फैलाने में हमारे काम में आने वाले हैं। हथियारों की इस खेप को बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचाया गया है ताकि हमारा मिशन आसान हो सके। इन्हें गुफा में पहुँचा दो। भेड़िया तक पहुँच रही थी ब्लैक डॉग की आवाज़। ओह, तो ये लोग आतंकवादी है जो पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, यानी भविष्य में मानवता के सर पर भी मौत का साया बनकर मंडराने वाले हैं ये लोग। अगर मैंने इन्हें फ़ौरन ही जाकर ख़त्म करने की चेष्टा की तो इनके पास गोला बारूद व हथियारों का इतना बड़ा भंडार है कि ये बौखला कर जंगल में तबाही मचा सकते हैं। मारे जा सकते हैं कई निर्दोष पशु पक्षी व जंगली कबीले, जबकि वे इनका निशाना नहीं है। मुझे संध्या ढलने की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि तब मुझे और मेरे अनुयायी भेड़ियों को अपना काम करने में बेहद आसानी होगी। चले आओ मेरे भेड़ियों। ग्रर कूं कूं ग्रर वुफ वुफ। हल्की गुर्राहटों व कूं के स्वरों से वह क्षेत्र गूंज उठा था, मगर ब्लैक डॉग और उसके मिलिटेंट्स उन गुर्राहटों का ठीक मतलब नहीं समझ सकते थे। शाम ढलते ही भयंकर जंगली जानवरों की गुर्राहटों व आवाज़ों ने जंगल के वातावरण को कितना भयानक बना दिया है ब्लैक डॉग। और इस वातावरण में कोई कानून का रक्षक जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। हा हा हा। यह जरूरी नहीं कि कंक्रीट के जंगलों शहर के रक्षक पुलिस ही वहां पहुंचे। रक्षक तो किसी भी रूप में हो सकते हैं। भेड़िए गुर्र, भून डालो इन्हें। लेकिन गनों के ट्रेगरों तक उनकी उंगलियां नहीं पहुंच पाई। उससे पहले ही उनकी आत्माएं परमात्मा के द्वार पर दस्तक देने जा चुकी थी। अक अक गुर्र वुफ वुफ। जाओ अपना काम करो। भेड़िया अपने अनुयायी भेड़ियों को आवश्यक निर्देश दे रहा था। भेड़िया अनुयायी जिन्हें अपना काम बड़ी ही सावधानी से करना था और जानवर होने के बावजूद वे कर भी रहे थे। उनकी सफलता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था। गुर्र वुफ वुफ। शाबाश मेरे जाबाज भेड़ियों। अब बाकी का काम करूँगा मैं खुद। इन्होंने जंगल का कानून तोड़ा है, जिसकी सज़ा इन्हें मैं दूंगा। उठकर खड़ा हो जा ब्लैक डॉग, क्योंकि भेड़िया सोए हुए पर मौत के वार नहीं करता। इतनी जोर से दहाड़ा था भेड़िया कि गुफा में सोए प्रत्येक मिलिटेंट की नींद हवा हो गई थी। उनके हाथ सीधे उन स्थानों पर पहुंचे जहां उनके हथियार होने चाहिए थे, मगर अब वहां कुछ नहीं था। तुम्हारे सारे हथियार अब मेरे कब्जे में हैं। धुआं। भेड़िया के जंगल में शस्त्रों के साथ वह गलत नियत से प्रवेश, एक सिंह परिवार की हत्या और आतंकवाद फैलाने के उद्देश्य से जंगल में बनाए गए हेडक्वार्टर के जुर्म में भेड़िया अब तुम सबको सजाए मौत देगा। धाम धाम धड़ तड़। भेड़िया के क्रोध का लावा फट पड़ा था और भस्म हो रहे थे जंगल की शांति भंग करने आए शैतान। भागो, तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तड़ाक ग्रर ग्रर। जो रास्ता खुला हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी मौत का है। जल्दी ही, ये तुम्हारा भोजन है, मगर इन्हें अपनी मांदों तक घसीट ले जाने से पहले तुम्हें एक काम अभी और करना है।
गुर्र वुफ। जो आज्ञा भेड़िया। कू गुर्र। धन्यवाद भेड़िया। ये सब शस्त्र इतने विध्वंसक है कि अगर ये किन्हीं गलत हाथों में पड़ जाए तो इनसे संपूर्ण जंगल को तबाह किया जा सकता है। इसलिए हम इन शस्त्रों को इसी गुफा में दफनाकर यहीं बना देंगे शस्त्रों का कब्रिस्तान। शस्त्रों का कब्रिस्तान बनाकर अपने अनुयायी भेड़ियों के साथ भेड़िया बाहर आया। गुर्र वुफ वुफ। अब तुम जाकर भोजन भोजन का आनंद लो। अरे, ब्लैक डॉग की लाश कहाँ गई? मैं बेकार ही परेशान हो रहा हूँ। शायद कोई और जानवर घसीट ले गया होगा उसे। मगर भेड़िया को यह हरगिज नहीं मालूम था कि उसका ऐसा सोचना आने वाले समय में उसके लिए कितना बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है, क्योंकि बुरी तरह घायल ब्लैक डॉग यहाँ था। अभी तो मैं जा रहा हूँ भेड़िया, क्योंकि ताकत का पलटा तुम्हारी ओर झुका हुआ है। मगर तुम्हारी मौत बनकर जल्दी ही लौटूंगा, मगर तब पलटा मेरा भारी होगा। उस वक्त उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ भेड़िया की मौत के विषय में ही सोच रहा था। इधर भेड़िया का दिमाग भी सोचों के तूफान से गुजर रहा था। नहीं, अब मुझे किले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरा सामना जेन से होगा। जेन का दिल तो दुखाया ही है मैंने। कैसे कर पाऊंगा मैं उसकी उदास आंखों का सामना? मेरा और जेन का मिलन कदापि संभव नहीं। मैं भेड़िया मानव हूँ, आधा भेड़िया आधा इंसान। न तो पूर्ण भेड़िया हूँ, ना ही पूर्ण इंसान। अधूरा हूँ, आधा इंसान। विवाह तो एक संपूर्ण पुरुष और एक स्त्री के बंधन का नाम है। अपनी इन्हीं सोचों के कसमकस में उलझता जा रहा था भेड़िया। अपराधी जो अपराध करते हैं कभी ना पकड़े जाने के लिए, लेकिन अपराध अगर राजनगर में होता है तो कानून के हाड़ मास के रक्षकों के साथ ही सक्रिय हो जाते हैं अपराध के खिलाफ मानवता की ढाल बने स्टील के रक्षक भी। अगली कार को रोकने के लिए एक ही गोली काफ़ी है, और इस रक्षक के होते अपराध मानवता की दीवारों में सेंध नहीं लगा सकता। फटाक फटाक, ठाक खुड़क खुड़क, और इस तरह पहुंचा दिया जाता है अपराधी जेल में। राजनगर के रक्षक अपराध की जड़ें खोद निकालने के लिए हर पल मुस्तैद है, चाहे अपराध कभी ना पकड़े जाने के लिए किया गया हो या अपराध किया गया ही पकड़े जाने के लिए हो। फेंको, तबाही मचाई ही मौत के मुंह में जाने के लिए गई हो। बूम भाम। क्योंकि तबाही के जिम्मेदार उस शख्स को शायद मालूम था कि इस घटना के तुरंत बाद मुसीबत के रूप में उसके पीछे लग जाएगा सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील। चेज मोड, क्योंकि अपराध पुलिस हेडक्वार्टर के निकट ही किया गया था। ब्रर धड़ धड़ धड़। बाइक स्पीड 140 किलोमीटर पर हावर। स्कैन मोड। नंबर ऑफ क्रिमिनल्स 2। स्पीड कंट्रोल एक्टिव। स्क्रीच क्रेंच, यू आर अंडर अरेस्ट। सर्च मोड। आर्म्स एंड एम्यूनेशन। सिग्नलर रिसीविंग, तुम्हें टाड़ा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। हुम्फ हुम्फ। उन आतंकवादियों द्वारा की गई कार्यवाही से जितनी जल्दी शहर में आतंक मचा था, इंस्पेक्टर स्टील की मुस्तैदी से पकड़े गए आतंकवादियों की खबर से उतनी ही जल्दी लोगों में राहत की लहर दौड़ गई। विशेष बुलेटिन, दोनों आतंकवादी पकड़े गए। इंस्पेक्टर स्टील ने वारदात के तीसरे ही मिनट में उन्हें धर दबोचा। राजनगर पुलिस का जेट है इंस्पेक्टर स्टील, और वारदात के 20 ही मिनट बाद लेडी इंस्पेक्टर सलमा ने एसीपी जाकिर हुसैन के चैम्बर में कदम रखा। सर, उन दोनों ने तो 2-4 डंडे पड़ते ही बयान दे दिए। तुम उन्हें डंडे ना भी जड़ती तो भी वो बयान दे देते। क्या मतलब सर? मेरा मतलब है कि तुम्हारी आंखों में झांकने के बाद तो आदमी अपने आप को भी भूल जाता है। एसीपी की बात सुनकर पहले तो हड़बड़ा गई थी सलमा, मगर फिर खुद को संभालते हुए गंभीर स्वर में बोली, सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो बयान करूं जो उन दोनों ने बयान किया है। ओह श्योर श्योर। सलमा के जबड़े सहसा ही कस गए। आतंकवादी ब्लैक डॉग ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं सर। ओह, वही ब्लैक डॉग जो असम में एक पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। और क्या पता चला है इनसे सलमा?
उनके ग्रुप लीडर का नाम भी मैंने पता चला लिया है सर। उसका नाम भेड़िया है। पूरा ग्रुप उसके नाम से थर्राता है। जंगल के शैतान के नाम से भी जाना जाता है उसे। खून पानी की तरह बहाता है। बारूद से ऐसे खेलता है जैसे बच्चे टेडी बियर या गुड़ियाओं से खेलते हैं। जंगल में हथियारों का पूरा जखीरा है उसके पास। जंगल में फैले खूनी कबीले उसके गुलाम हैं। उसकी इजाज़त के बिना जंगल में एक पत्ता भी नहीं खड़क सकता सर। वह सब कहते कहते सलमा के चेहरे की सुर्खी बढ़ती चली जा रही थी। ये तो गंभीर मसला है। मुझे खुद इस मामले में अपने अधिकारियों से बात करनी होगी और फ़ौरन ही। मगर इससे पहले कि एसीपी रिसीवर उठा पाता, फ़ोन घनघना उठा। हेलो, एसीपी हुसैन हियर। फ़ोन हुसैन के घर से था। तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे हुसैन? वालों को यहाँ ठीक 6 बजे पहुंचना है। ओफो माँ, कहा तो था कि समय से पहुंच जाऊंगा। फिर फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? माँ का फ़ोन था। मुझे आज अपने लिए लड़की देखने जाना है, मगर मैं जानता हूँ कि मुझे वो लड़की कभी भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि लड़की तो मैं पसंद कर चुका हूँ और उसका नाम है सलमा। तो फिर लड़की देखने जाने की भी क्या ज़रूरत है सर? माँ पिताजी का दिल रखने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा ही। उसके बाद एसीपी उस घटना की रिपोर्ट देने लगा अपने अधिकारियों को, जबकि इधर सलमा खुद भी उलझन में थी। हेलो अमर, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत। क्या कानून के 24 घंटों में से कुछ मिनट मुझे मिल सकते हैं? अगर हाँ, तो मेरे साथ चलो। जल्दी ही इंस्पेक्टर स्टील की सुपर बाइक पर सवार सलमा शहर की भीड़ भरी सड़कों पर थी। तुमने पूछा नहीं अमर कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ। चलो, मैं खुद ही बता देती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊँगी। थ्रेडिंग वैक्सिंग में मुझे वहाँ कुछ मिनट लगेंगे। उसके बाद एक साड़ी एम्पोरियम, वहाँ भी ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं तुम्हारा। तुमने पूछा नहीं अमर कि ये सब किस लिए। चलो, मैं खुद ही बता देती हूँ। आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अनीस भैया ने मुझे ठीक वक्त पर घर पहुँच जाने को कहा था। अरे, तुम ये सब सुनकर चौंके नहीं? तो ये सुनकर ज़रूर चौंकोगे कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इस मामले में मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो अमर, क्योंकि 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 मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। स्टील ने रफ्तार बाइक को इतनी तेजी से रोका कि सलमा गिरते गिरते बची। उफ, क्रिंच। उतरो। मगर तुम्हारा ब्यूटी पार्लर आ गया। साड़ी एम्पोरियम भी सामने है। यहाँ से ऑटो या टैक्सी भी मिल जाएगी। मगर फिर तुरंत ही पलट कर आया वह। सलमा, मैं जानती थी कि तुम वापस आओगे। वापस इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे जहन में बसे भ्रम को मिटा दूँ। तुम्हें यह समझा दूँ कि शादी हाड़ मांस के बने इंसानों का एक अटूट बंधन है, जिसके लिए ज़रूरत होती है एक स्त्री की और एक पुरुष की। तुम एक संपूर्ण स्त्री हो, मगर पुरुष के रूप में मैं क्या हूँ? फौलाद, सिर्फ एक मशीन। मेरे पास जज्बात नहीं, भावनाएं नहीं, दिल, जिगर, सब लोहा। तुम्हारे अनीस भैया ने तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है, तुम्हें उसी से निकाह करना चाहिए। मैं तुम्हारे लायक नहीं। ठहरो अमर, रुको। निकाह दो दिलों का बंधन है, भावनाओं का संगम है, और मेरी भावनाएं सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई है अमर। फिर उसी शाम। अरे, तुम तुम ही वो लड़की हो जिसे मेरे माँ पिताजी ने मेरे लिए पसंद किया है। सर आप सर, ये तो सरप्राइज हो गया। वाह। मेरे ख्याल में लड़का लड़की को आपस में बात कर लेने दे। तब तक मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। हाँ हाँ, चलो। अनीस इत्यादि के बाहर चल जाने के बाद, सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सुबह वाले निश्चय पर अटल होंगे और इस निकाह से इनकार कर देंगे। नहीं, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़की तुम हो। मगर सर, मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि आप वो नहीं हैं जिसे मैं अपना हमदर्द बनाना चाहती हूँ। क्या मतलब? मेरे दिल और दिमाग में किसी और की तस्वीर हो तो आपका नाम जुबान पर कैसे चढ़ सकता है? आप करें या ना करें, मगर मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। प्लीज़ सर, मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे सिर्फ उसका नाम बता दो।
आई लव अमर। इधर एसीपी के चेहरे पर उस वक्त कई भाव आ जा रहे थे। इधर उसी समय उच्चाधिकारियों की उस बैठक में वह निर्णय लिया जा रहा था। भेड़िया को ख़त्म करने के लिए फौलाद की ज़रूरत है, एक ब्रिलियंट दिमाग की ज़रूरत है, यानी इंस्पेक्टर स्टील की ज़रूरत है। इंस्पेक्टर स्टील के साथ इस मिशन पे एसीपी हुसैन, हमारी होनहार महिला पुलिस निरीक्षक सलमा और कुछ ब्रिलियंट मातहत भी जाएंगे। इस मिशन को नाम दिया जाता है मिशन थंडर। मिशन थंडर के जाबाजों को लेकर स्टील के स्पेशल हेलीकॉप्टर ने राजनगर की ज़मीन छोड़ी। फट 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 फट। इधर एक तूफान उन तीनों तूफानों के भी सीने में मचल रहा था। अपना हमसफ़र हमराज बनाऊंगी तो सिर्फ तुम्हें अमर। किस्मत ने मुझे अधूरा छोड़ दिया, एक आधा इंसान बनाकर। तुम्हारा इनकार मेरे कानों में अभी तक जहर घोले हुए है सलमा। तुम्हारा दिल से स्टील को उखाड़ फेंकूंगा। और जल्दी ही स्टील की कलाई पर लगे कंट्रोल पैनल द्वारा ऑटो पायलट हेलीकॉप्टर अब वापस उड़ चला। हम इस वक्त यहाँ हैं, हमें एक एक करके इस पुल से गुजरना होगा। बस यहीं से हमारा मिशन थंडर शुरू होता है और स्टील की मौत का सफ़र भी, क्योंकि ये पुल शायद इसका वजन नहीं संभाल पाएगा और तेज बहाव स्टील के पूरे जिस्म, पूरे मैकेनिज्म का कबाड़ा कर देगा। डेंजर वुडन ब्रिज अहेड। 450 किलोग्राम वजनी स्टील भी पार करता चला गया उस पुल को। मगर गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब, अरे उफ, नदी का बहाव इतना तेज था कि ना तो इंस्पेक्टर स्टील ही कुछ कर पाया और ना ही सलमा या दूसरे मातहत। ये क्या हुआ स्टील? ओहो, बहाव तेजी के साथ एसीपी साहब को दूर बहा ले गया है, पर मुझे उम्मीद है कि एसीपी साहब की कुशाग्रता उन्हें बचा लेगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।